हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम क्लास 12th की बिजनेस स्टडी के अंदर चैप्टर सेकंड जो है, जिसमें फ्यूल्स प्रिंसिपल मैनेजमेंट जो है चल रहे हैं, उनमें से आज थर्ड जो टॉपिक है या थर्ड नंबर के ऊपर हम कह सकते हैं टू जो है इसके मैनेजमेंट प्रिंसिपल हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम थर्ड जो कहता है कि फ्यूल ये कहता है डिसिप्लिन जो है वो होना चाहिए। जो हमारे पास डिसिप्लिन जो है उसका अर्थ फ्यूल लेते हैं कि फॉलोइंग कंडक्ट कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो उसमें दिखना चाहिए। रूल रेगुलेशंस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट है वो उसमें फॉलो करना चाहिए। गुड सुपीरियर एट ऑल लेवल वो दिखना चाहिए। क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट अमंग इसमें सबॉर्डिनेट एंड सुपीरियर्स है वो होना चाहिए। मीटिंग कमिटमेंट्स एट ऑल लेवल वो निर्धारित होनी चाहिए। जुडिशियस एप्लीकेशंस ऑफ पेनल्टीज वो वहाँ पर इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। फ्यूल इंसिस्ट दैट द डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड एट सुपीरियर एज वेल एज सबॉर्डिनेट लेवल। ये नहीं है कि भी सबॉर्डिनेट लेवल के ऊपर डिसिप्लिन हो और सुपीरियर लेवल के ऊपर डिसिप्लिन न हो, तो डिसिप्लिन जो हर लेवल के ऊपर हो वहाँ पर दिखाई देना चाहिए। द डिसिप्लिन रूल्स शैल नॉट बी एप्लीकेबल ओनली ऑन सबॉर्डिनेट बट डिसिप्लिन रिक्वायर्ड गुड सुपीरियर एट एवरी लेवल्स। क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट होना चाहिए बिटवीन द सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट्स एंड जुडियस एप्लीकेशंस ऑफ पेनल्टीज है वो भी वहाँ पर निर्धारित होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इसमें कहा है कि द एम्प्लॉयज मस्ट ऑनर देयर कमिटमेंट्स टुवर्ड द ऑर्गेनाइजेशंस बाय द वर्किंग इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। जो ऑर्गेनाइजेशंस के प्रति एम्प्लॉयज़ का ये कमिटमेंट होना चाहिए जो कि जो उत्पादन जो होता है वो इफेक्टली और एफिशिएंटली प्रोवाइड हो। अदर हैंड जो है कि सुपीरियर मस्ट आल्सो बी मीट देयर कमिटमेंट। जो सबॉर्डिनेट के साथ जो कमिटमेंट करता है उसके ऊपर उसे खरा उतरना चाहिए। बाय द मीटिंग देयर द प्रोमिस ऑफ इंक्रीमेंट प्रमोशंस वेज रिविजन्स एक्सेट्रा। अगर यहाँ पर कहीं भी चूक होगी तो उसको क्या है कि हम एक डिसिप्लिन के रूप में नहीं देख सकते। इसके साथ साथ पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ द डिसिप्लिन क्या है उभर के आएंगे। एक तो सिस्टमेटिक वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन से वो देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ जो एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव होएगी। और इसी के साथ अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जो डिसऑर्डर और कन्फ्यूजन्स है चॉइस है वो क्या है कि अगर इसके कॉन्सिक्वेंसेस हम देखते हैं वॉयलेशंस ऑफ दिस प्रिंसिपल अगर देखते हैं तो वो यहाँ पर क्या है कि डिसऑर्डर कन्फ्यूजन्स और चॉइस वहाँ पर देखने को मिलेगा। वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज इन एब्सेंस ऑफ डिसिप्लिन वो भी हमें देखने को मिलेगा। डिले इन वर्किंग ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, यानी कार्य प्रणाली हमारी है वो बाधित होगी अगर इसको यूज़ नहीं किया जाता है तो। उसके बाद में कहता है कि नंबर 4 में यूनिटी ऑफ कमांड जो है वो निर्धारित होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल के तहत जो एम्प्लॉय शुड बी रिसीव द ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस ओनली। एक ही बॉस होना चाहिए जो एम्प्लॉय को ऑर्डर करे, क्योंकि इफ ही इज रिसीव ऑर्डर फ्रॉम मोर देन द वन बॉस, अगर एक बॉस से ज़्यादा से वो अगर रिसीव करता है ऑर्डर, ही विल बी गेट कन्फ्यूज्ड, तो उसे कंफ्यूज होना बहुत ही स्वाभाविक है। एंड विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट दोज ऑर्डर मस्ट बी हैव टू बी एग्जीक्यूटेड फास्ट, कि कौन से ऑर्डर को वो पहले इम्प्लीमेंट करे या पूरा करे, उसके अंदर वो कंफ्यूज हो जाता है। इसके साथ साथ अगर हम देखते हैं कि इसके पॉजिटिव इफेक्ट जो ऑफ दिस प्रिंसिपल है, नो कन्फ्यूजन इज इन द माइंड ऑफ सबॉर्डिनेट।
यानी कि यहाँ पर अगर यूनिटी ऑफ कमांड एप्लीकेबल होती है तो ये सबॉर्डिनेट के दिमाग में, माइंड में किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं रहता। इसके अंदर नो ईगो, इसमें क्लासेस ईगो वाली भी कोई बात नहीं होती है। उसकी इम्प्रूव द इफेक्टिव ऑफ इन वर्किंग, और कार्य प्रणाली है वो हमारी प्रभावी उसके अंदर सुधरती है, सुदृढ़ होती है। इसमें वायलेशंस ऑफ दिस प्रिंसिपल्स विल लीड टू द फॉलोइंग कॉन्सिक्वेंसेस। अगर इसका उल्लंघन होता है तो निम्न भ्रांतियाँ जो हैं वो हमें देखने को मिलेगी। एक तो कन्फ्यूजन्स इन द माइंड ऑफ द एम्प्लॉयज़, वो निर्धारित होगा। सबॉर्डिनेट्स विल गेट द चांस टू एस्केप फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय गिविंग एक्सक्यूज, वो एक्सक्यूज के द्वारा वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बचने की कोशिश करेगा। ईगो क्लासेस अमॉन्ग द डिफरेंट स्फीयर, वो है देखने को मिलेगा। डिफ़िकल्टी इन मेंटेनिंग द डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशंस है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर अगर हम दिखाया हुआ है कि वन बॉस के द्वारा जो है ऑर्डर अगर जारी किया जाता है तो एक उसमें और यहाँ पर क्या है कि रॉन्ग ऑर्डर जो है वो दिखाया गया है। उसके साथ साथ हम कहते हैं कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इसमें वन यूनिट्स मीन्स वन प्लान। इसमें जो डायरेक्शंस है वो उसके अंदर यूनिटी होनी चाहिए। देयर इज नो इफेक्ट of all members and the employees of organization must be directed towards one directions, एक ही डायरेक्शन से सभी को क्या है कि निर्देश होना चाहिए। दैट इज द अचीवमेंट्स ऑफ द कॉमन गोल, उसे हम कॉमन गोल अचीवमेंट कहते हैं। इफ दिस प्रिंसिपल जो है अप्लाइड इन ए लीड ऑफ टू, इसमें कोऑर्डिनेशंस, और इससे क्या है कि समन्वय के जो है वो आगे बढ़ता है। समन्वय क्या क्या देखने को मिलता है। ईच डिपार्टमेंट्स एंड द ग्रुप जो है हैव द कॉमन ऑब्जेक्टिव, हर डिपार्टमेंट का क्या है कि कॉमन उद्देश्य होता है। मस्ट हैव बी लीड वन लीड एंड वन प्लान ओनली, जिसमें वन हेड और वन प्लान जो होती है उसका क्या है कि तभी वो डिपार्टमेंट आगे लीड करता है। इसके साथ साथ इसके अगर हम देखते हैं पॉजिटिव इफेक्ट जो देखने को मिलेगा वो हमें मिलेगा। एक तो क्या है कि अचीवमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस गोल है वो आसान हो जाएगी, सरलता से गोल को अचीव किया जा सकता है। इसके साथ साथ इफेक्ट्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज गेट यूनिफाइड टुवर्ड्स वन डायरेक्शन ओनली, सभी जो है एक जो एम्प्लॉयज हैं वो एक डायरेक्शंस की है उसमें यूनिफाइड होंगे। इसके साथ साथ हम अगर देखते हैं यहाँ पे तो इसमें कॉन्सिक्वेंस ऑफ वायलेशंस ऑफ दिस प्रिंसिपल क्या है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशंस, वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। वेस्टेज ऑफ द इफेक्ट्स एंड द रिसोर्सेज एफर्ट्स और रिसोर्सेज बाय वर्किंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस, अगर हम विपरीत दिशाओं में काम करेंगे तो उससे हमारा क्या होगा, एक तो वेस्टेज हो गया और रिसोर्सेज का प्रयासों का क्या है वेस्टेज मानी जाएगी, और वर्किंग है वो डिफरेंट डायरेक्शंस में होगा तो वो पूर्ण नहीं होगा। डिफ़िकल्टी इन अचीव द ऑर्गेनाइजेशंस गोल्स वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ हमने देखा है कि यहाँ पे इसमें स्टूडेंट्स प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस, ये दोनों इसमें आपस में अंतर क्या है, ये कई बार क्या है कि कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे, और क्वेश्चंस एग्जाम में जब पूछा जाता है तो उसकी जगह दूसरे का वहाँ पे राइट डाउन कर दिया जाता है। तो दिस इज़ द, यानी कि अगर हम कमांड यूनिटी ऑफ कमांड की बात करें तो कंसिस्ट ऑन वन बॉस एंड वन सबॉर्डिनेट। अगर प्रिंसिपल इसके ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस की बात करें तो यहाँ पर इंसिस्ट ऑफ वन यूनिट डिविजन्स ऑन ए वन प्लान। यहाँ पे दूसरे नंबर पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे यानी कि जो यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स द मेन पर्पस ऑफ यूनिट्स ऑफ कमांड इज टू अवॉइड कन्फ्यूजन्स एंड फिक्स अप रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द एम्प्लॉयज़। यहाँ पे क्या है, कन्फ्यूजन्स को, भ्रांति को दूर करना और हर एम्प्लॉयज़ की क्या है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको क्या करना, निर्धारित करना। इसमें हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस में इसका जो डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द एम्प्लॉयज ऑफ वन डिपार्टमेंट इन द अचीविंग ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द डिपार्टमेंट, दैट डिपार्टमेंट, यानी कि इसका जो डायरेक्शंस जो होती है इज टू बी
डायरेक्ट द इफेक्ट ऑफ एम्प्लॉइज वन डिपार्टमेंट इन अचीविंग द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डिपार्टमेंट। इसके साथ थर्ड में अगर हम देखें तो हमारे पास यूनिटी ऑफ कमांड का मीन्स प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू फंक्शनिंग द एम्प्लॉइज विद क्लियरिटी इन माइंड। यहाँ पर जो कार्य है वो एम्प्लॉय के दिमाग में क्लियरिटी करने का प्रयास किया जाता है। ये जो फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग से संबंधित है, एज द होल और वन यूनिट से संबंधित। इसका कार्य प्रणाली से, इससे ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि नंबर 4 पे द प्रिंसिपल रिजल्ट्स इन सिस्टमेटिक वर्किंग एंड इम्प्रूव द एफिशिएंसी बाय रिमूविंग टू द कन्फ्यूजन्स एंड चोर कंडीशंस। यानी यहाँ पर क्या है कि जो एफिशिएंसी है वो वर्कर की कार्य प्रणाली की जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ाना है। और यहाँ पे द प्रिंसिपल रिजल्ट कोऑर्डिनेशंस टू अचीव द डिफरेंट पर्सनल। यहाँ पर डिफरेंट पर्सनल मीन्स डिपार्टमेंट से है, उनके आपस में समन्वय स्थापित करने से लिया जाता है। उसके साथ साथ अगर गाइस हम देते हैं तो सबऑर्डिनेट्स नंबर 6 जो है सबऑर्डिनेशंस ऑफ द इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट। यानी कि इसमें तालमेल बढ़ाना, इंडिविजुअल इंटरेस्ट एम्प्लॉय का अपना हित और जनरल इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का हित। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजर्स मस्ट बी सुपर, इसके अंदर शेड्स टू द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द एम्प्लॉयज। यानी कि और इसके अंदर हम अगर देखते हैं ऑर्गेनाइजेशंस जो है उसका जो हमारा इंटरेस्ट है वो मतलब कि सुपर माना जाता है एम्प्लॉय के इंटरेस्ट से। इन द ऑर्गेनाइजेशंस ऑल द एम्प्लॉयज आर वर्किंग विद सम ऑब्जेक्टिव्स, क्योंकि हम देखने को मिलता है सभी इनका एम्प्लॉय जो काम करते हैं उनका अपना ऑब्जेक्टिव होते हैं। एंड देयर इज ऑलवेज द ऑब्जेक्टिव इज ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस इफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ बोथ द ग्रुप्स ऑफ द डिफरेंट डायरेक्शंस देन मैनेजर्स मस्ट ट्राई टू कॉन्साइल इंडिविजुअल इंटरेस्ट विद द ऑर्गेनाइजेशंस गोल। अगर उनके आपस में उसमें कुछ डिफ्रेंशिएशन आता है तो जो मैनेजर्स है उसको क्या करता है, रिकॉन्साइल करने की कोशिश करता है उनके गोल्स में। एंड नॉट पॉसिबल देन द इंडिविजुअल गोल मस्ट बी सैक्रिफाइड। और अगर उनमें पॉसिबिलिटी नहीं होती है तो इंडिविजुअल के जो गोल्स है उनको वहाँ पर सैक्रिफाई करना पड़ेगा। किसके लिए? ऑर्गेनाइजेशंस गोल को अचीव करने के लिए। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो इसकी पॉजिटिव इफ़ेक्ट जो हैं वो क्या होते हैं, अचीवमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स है वो आसान हो जाते हैं। कोऑर्डिनेशंस बिटवीन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशंस गोल में समन्वय स्थापित होता है। इसमें कॉन्सिक्वेंसेस द वॉयलेशंस ऑफ द प्रिंसिपल क्या होगा, नो अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस गोल होगा, यानी कि उसको आसानी से हम प्राप्त नहीं कर सकेंगे। और इवन एम्प्लॉयज विल आल्सो सफ़र ए लॉन्ग रन, और इससे एम्प्लॉय को क्या होगा, लंबा क्या है सफ़र करना पड़ेगा, उसे प्रेरित होना पड़ेगा। तो आज हम यहाँ पर 6 से तक किया है। मेरे को उम्मीद है कि बच्चों आपके सभी को क्लियर हुआ होगा। इसे अच्छी तरह राइट डाउन करके इसको तैयार करो नोट्स के रूप में। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।